हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th के हिंदी में पार्ट 2 हिमालय की बेटियां के प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर में हम इसके कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करेंगे। और तो सबसे पहले इसके हम सारांश जान लेते हैं क्या है। इस पाठ के लेखक है नागार्जुन, ठीक है, जिन्होंने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। लेखक कहते हैं, हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियां दूर से शांत और गंभीर, अपने आप में खोई हुई और सम्रांत महिला की भांति दिखाई पड़ती है। और जैसा कि आपने इस पाठ में पढ़ा कि लेखक के मन में उनके प्रति माँ, दादी, मौसी के रूपों में श्रद्धा भाव थे, परंतु जब लेखक ने इन नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो उन्हें आश्चर्य होने लगता है, ये नदियां मैदानों में उतरकर इतनी विशाल कैसी हो जाती है। लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य तो होता है। हिमालय की इन बेटियों का न जाने कौन कौन सा लक्ष्य है और जो इस प्रकार से बेचैन होकर बह रही है। और लेखक कहते हैं, नदियां बर्फ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चोटियों पर लीलाएं करती है। लेखक को लगता है देवदार, चीड़ और सरसों के जो भी पेड़ हैं वो जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होगी। आगे लेखक कहते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियां हिमालय से निकलती है और वो समुद्र में मिल जाती है। तो यहाँ पे कवि ने हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने से भी लेखक को कोई झिझक नहीं होती है। आगे के भाग में आपने पढ़ा, कालिदास के यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का विनिमय देते जाना, जिससे पता चलता है कि कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सजीव रूप पसंद था। आगे आपने पढ़ा कि काका कालेलकर ने भी नदियों को लोक माता कहा है, लेकिन लेखक उन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखते हैं। कई कवियों ने इन्हें बहनों के रूप में भी देखा है। इसके आगे है, एक दिन लेखक की तबीयत कुछ ढीली थी, मन उचट रहा था। वे पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए थे और थोड़ी ही देर में उनका मन तरोताजा हो गया और वे गुनगुनाने लग गए। ठीक है, तो ये थी इस पाठ का सारांश। तो जैसा कि इस पाठ में आपने देखा कि काफ़ी सारे कठिन शब्द थे, तो सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला शब्द है सम्भ्रांत, मीन्स सभ्य, कौतूहल, जिज्ञासा, विस्मय, आश्चर्य, बाल लीला मीन्स बचपन के खेल। अगला है प्रेयसी मीन्स प्रेमिका, उपत्यकाएं मीन्स पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, उपत्यकाएं मीन्स चोटियाँ, लीला निकेतन मीन्स लीला करने का घर, यक्ष मीन्स कालिदास द्वारा रचित काव्य मेघदूत का मुख्य पात्र। ठीक है, प्रतिदान मीन्स वापस करना, सचेतन मीन्स चेतना के साथ, मुदित मीन्स खुश, खुमारी नशा। अगला है बलिहारी मीन्स कुर्बान होना या न्यौछावर होना, नटी मीन्स कोई भूमिका निभाने वाली स्त्री, अनुपम मीन्स जिसकी कोई उपमा ना हो। ठीक है, तो ये थे आपके शब्दार्थ। अब इस पाठ से हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकाले हैं, वो पहले कर लेते हैं। तो प्रश्न 1 है, लेखक ने किसको ससुर और किसको दामाद कहा है? तो इसको उत्तर लिखेंगे, लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहा है। अगला प्रश्न है, नदियों का उल्लास कहाँ जाकर गायब हो जाता है? तो उत्तर लिखेंगे, नदियों का उल्लास मैदान में जाकर गायब हो जाता है। अगला प्रश्न है, नदियाँ कहाँ उछलती, कूदती और हंसती दिखाई पड़ती है? तो उत्तर लिखेंगे, नदियाँ हिमालय की गोद में उछलती, कूदती और हंसती हुई दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, हिमालय की बेटियाँ पाठ के लेखक कौन हैं? हिमालय की बेटियाँ पाठ के लेखक नागार्जुन हैं। अगला प्रश्न है, इस पाठ में हिमालय की बेटियाँ किन्हें कहा गया है? उत्तर लिखेंगे, इस पाठ में हिमालय की बेटियाँ नदियों को कहा गया है। अगला प्रश्न है, नदी का गंभीर और शांत रूप किस भांति प्रतीत होता है? तो उत्तर लिखेंगे, नदी का गंभीर और शांत रूप सम्भ्रांत महिला की भांति प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने नदियों का कुछ और रूप कब देखा? तो कब देखा था? जब वो हिमालय के कंधे पर चढ़े थे। तो उत्तर लिखेंगे, जब लेखक हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो उसने नदियों का कुछ और रूप ही देखा। अगला प्रश्न है, किसका विराट प्रेम पाकर भी नदियों का हृदय अतृप्त रहता है? तो उत्तर लिखेंगे, अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी नदियों का हृदय अतृप्त ही रहता है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर नदियों का रूप और स्वभाव कैसा होता है?
तो हिमालय पर नदियाँ कैसी होती है? दुबली पतली होती हैं और उसकी स्वभाव में चंचलता होती है। तो उत्तर लिखेंगे हिमालय पर नदियाँ दुबली पतली होती है और इसके स्वभाव में चंचलता होती है। अगला प्रश्न है, नदियों की बाल लीला कहाँ देखने को मिलती है? तो उत्तर लिखेंगे नदियों की बाल लीला बर्फ की पहाड़ियों में और छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियों में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, मैदानों में नदियों का रूप और स्वभाव कैसा होता है? तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा कि समतल मैदानों पर उतरकर नदियों का रूप विशाल हो जाता है ना। तो उत्तर लिखेंगे समतल मैदानों में उतरकर नदियों का रूप विशाल हो जाता है। नदियाँ मैदानों में बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक के दिल में नदियों के लिए उदार और श्रद्धा के भाव क्यों थे? देखेंगे लेखक के दिल में नदियों के लिए आदर और श्रद्धा के भाव इसलिए थे क्योंकि वे माता स्वरूप होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न अभ्यास लेख से। तो पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन इन्हें किन रूपों में देखते हैं? तो इस पाठ में आपने पढ़ा कि लेखक नागार्जुन ने नदियों को बेटियाँ, बहन और प्रेसी के रूप में देखते हैं। तो उत्तर लिखेंगे नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें बेटियों, बहन तथा प्रेसी के रूपों में देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? तो इसका उत्तर लिखेंगे सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों महानदियां हैं जिनमें सारी नदियों का संगम होता है। ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई है। इसका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करते हैं। इनका रूप विशाल और विराट है। अगला प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? तो उत्तर लिखेंगे काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा है क्योंकि ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती है। ये हमें पीने को जल तथा मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होती है। जिस तरह माता तमाम कष्ट सहने के बावजूद अपने पुत्रों का भला करती है, उसी तरह नदियाँ भी मानव द्वारा दूषित किए जाने के बावजूद जगत का कल्याण करती है। अगला प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन की प्रशंसा की है? तो उत्तर लिखेंगे हिमालय की यात्रा में लेखक ने इसके अनुपम छटा की, इनके निकलने वाली नदियों की अटखेलियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की सुंदरता की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न है लेख से आगे, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी है। इन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे डॉक्टर परशुराम शुक्ल अपनी कविता नदी में सहनशील, संघर्षशील, समर्पण भावना से प्रेरित कठिनाइयों से डटकर सामना करने वाली स्त्री के रूप में देखते हैं। लेखक नागार्जुन इस पाठ में नदी को माँ, बेटी, प्रेसी व बहन के रूप में देखते हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी ने अपनी कविता हिमालय का विवरण भारत के मुकुट व सम्मान के रूप में किया है। लेखक नागार्जुन ने इस पाठ में हिमालय को एक पिता के रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली ने कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। तो ये तीन अलग अलग कवियों की कविता को पढ़कर उसकी तुलना करने को बोला जा रहा है। तो उत्तर लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय में उन्होंने भारत व हिमालय के गहरे संबंध का विशाल व शक्तिशाली रूप एवं हिमालय का मूल उत्तर से दक्षिण तक फैले होने का विवरण किया है। लेखक नागार्जुन ने इस पाठ में हिमालय को पिता यानी नदियों के पिता के रूप में प्रस्तुत किया है।
अगला प्रश्न है, यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो तब से क्या क्या बदलाव आए हैं वो लिखना है। उत्तर लिखेंगे, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अब अपने पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण व मानव हानि के कारण खो चुकी है। मैदानी क्षेत्रों में आते आते शहरों की गंदगी इस तरह मिल जाती है कि स्वच्छता के नाम और निशान भी मिट जाते हैं। अगला प्रश्न है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। उत्तर लिखेंगे, हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। आज भी हिमालय भगवान शिव का वास स्थान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप इन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। तो उत्तर लिखेंगे, नदियां हमारा एक पुत्र के समान पालन पोषण करती है। हम नदियों को माँ कहना चाहेंगे। नदियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार अनेक योजनाएं चला रही है, परंतु यह पूरी तरह सफल नहीं हो रही। नदियों के बचाने के लिए हम सबको एकजुट होकर आगे कदम बढ़ाने होंगे। हमें नदियों के पानी में कचरा, शवों को या उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों को नहीं छोड़ना चाहिए। सरकार व हमें नदियों की स्वच्छता के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, नदियाँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे विभिन्न तरीकों से हमारी मदद करती है। वे पीने के लिए पानी, सिंचाई, बिजली उत्पादन और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे हमारे खाद्य संसाधनों को भी बढ़ावा देती है और हमारे आसपास के वातावरण को स्वस्थ रखती है। नदियाँ हमारी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। प्राचीन काल से ही लोगों ने नदियों के किनारे बसे और उनसे अपने जीवन के लिए जरूरी चीज़ों को प्राप्त किया है। नदियाँ पानी, भोजन, परिवहन और सिंचाई और जैसे संसाधनों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है भाषा की बात। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पाठ में से कुछ ऐसे तुलनात्मक प्रयोग को निकालकर कॉपी में लिखना है। तो लिखेंगे, मेरी आंखों के सामने शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल सी धुंधली छाया नाच उठती। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। सागर के हिलोरों की भांति उसका स्वर गली भर के मकानों तक पहुंचता। लाल किरण सी चोंच खोल। अगला प्रश्न है, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से मानो जीवित हो उठती है। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं जैसे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधों पर चढ़ा तो वे मेरे सामने थी। तो ख है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। पाठ में इसी तरह के और भी उदाहरण ढूंढिए। तो लिखेंगे, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियों बनकर ये कैसे खेल करती है। हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। अगला है, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष का मिलान कीजिए। ठीक है, विशेषण मीन्स हो गया जो चीज़ों की विशेषता को बताता है, जैसे संभ्रांत महिला, चंचल नदियाँ। संभ्रांत महिला, चंचल नदियाँ।
समतल आंगन, घना जंगल, मूसलाधार वर्षा। तो विशेषण के रूप में ऐसे लिखेंगे, संभ्रांत महिला में महिला कैसी थी? संभ्रांत थी। चंचल नदियाँ, नदियाँ कैसी थी? चंचल थी। समतल आंगन, आंगन समतल था। घना जंगल, जंगल कैसा था? घना था। मूसलाधार वर्षा, वर्षा कैसी हो रही थी? मूसलाधार हो रही थी। आगे है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दो शब्दों के बीच में एक छोटी सी हाइफन होती है, ठीक है, उसका अर्थ होता है और, ठीक है। अब तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है, वो पाठ से खोजकर हमें लिखना है। तो पाठ में है छोटी बड़ी, माँ बाप और सास ससुर। अगला है नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसका उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखा, जैसे नदी, दीन, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पे पाठ से ढूंढकर सार्थक शब्द लिखना है, ठीक है। जैसे तप, तप का हो गया उल्टा पत, तो ये हो गया पत, भाववाचक संज्ञा। राज, राज का उल्टा हो गया जरा, जरा हो गया भाववाचक संज्ञा। अगला है नभ, नभ का उल्टा हो गया बन, ठीक है, ये है जातिवाचक संज्ञा। गल, गल का उल्टा हो गया लग, ये है भाववाचक संज्ञा। राम, राम का हो गया मरा, मरा है भाववाचक संज्ञा। अगला है समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी का नाम दूसरा रूप बेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों के ढूंढकर उनके नामों के अन्य रूप लिखिए। जैसे कई नाम चेंज होते रहते हैं, वैसे ही पाठ से ढूंढकर उनके नाम लिखना है। तो पहला है सतलुज, तो सतलुज का हो गया सतद्रुम। रोपर, रूपपुर। झेलम, बितस्ता। चिनाब, बिपाशा। अगला प्रश्न है, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। उपयुक्त पंक्ति में ही का के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक शब्द अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात ना आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं, जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से इनका विश्लेषण कीजिए। तो लिखेंगे तुम शायद ही घर आओ, ठीक है, तुम शायद घर ना आओ। दूसरा है उसने शायद ही तुम्हें आते देखा हो, उसने शायद तुम्हें आते ना देखा हो, ठीक है। अगला है आज शायद ही बारिश हो या आज शायद बारिश ना हो, ठीक है। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर और बैक एक्सरसाइज। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।